महात्मा गांधी की शहादत और आज की सच्चाई। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो। शांति और अहिंसा के मसीहा राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक आतंकवादी ने हत्या कर दी थी। इस दिन को पूरे विश्व में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर मुंबई सर्वोदय मंडल एवं मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति मास द्वारा एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जीनत शबरीन और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नेता निमिष साने को स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया, जबकि इसकी अध्यक्षता भारतीय इतिहास के ज्ञाता प्रोफेसर डॉक्टर श्याम पाखरे ने की। इस कार्यक्रम की शुरुआत मशहूर गांधीवादी जयंत दीवान के संक्षिप्त भाषण से हुई। इसके उपरांत आमंत्रित मेहमानों ने गांधी जी और आज के हालात पर अपने अपने विचार रखे। आज की जनवरी है और आज ही के दिन 5:17 पर महात्मा गांधी की हत्या की गई। महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की। गोडसे एक व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति है, और वह प्रवृत्ति आज हमारे सामने सबसे बड़ा आह्वान के रूप में खड़ा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग सुनने आए हैं इन वक्ताओं को। तो मैं 78 साल हो गए गांधी हत्या को, और आज हमारे देश की जो स्थिति है उससे आप सभी लोग अनजान नहीं हैं। हिंसा है, नफ़रत है, और हिंदू मुसलमान में जितना दरार डाल सकते हैं डालने की कोशिश हो रही है। चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र का स्थिति है वो बहुत ही डरावनी है, बहुत ही गंभीर है, खतरनाक है। परिणीति यहाँ बैठी हुई है, चुनाव में खड़ी थी अभी महानगर पालिका के, तो आप वो जानती है क्या स्थिति है। तो अब सवाल ये है कि 30 जनवरी को हम लोग हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। सवाल ये था कि हम वक्ता किसको बुलाएं। वक्ताओं की कमी नहीं है, विद्वानों की भी कमी नहीं है, बोलने वाले भी बहुत बढ़िया है, लेकिन करने वाले कितने लोग हैं? करने वाले समाज में जाकर काम कौन कर रहा है? ऐसी स्थिति में एक विचार मन में आया कि हम जितने आप YouTube पर जाएंगे तो एक अलग दुनिया भी वहाँ है युवाओं की, जो लगातार हल्ला बोल कर रही है, जो ये नहीं परवाह कर रही कि मैं ये बोलूँगा तो आगे क्या होगा। बहुत से तो हमारे युवा साथी हैं जो जेल में बंद हैं। ये सब स्थिति में हमारे सामने है कि युवाओं को ही बोलना पड़ेगा। हमारे जैसे बोलने का कोई मतलब नहीं है। जो रास्ते पर आकर काम कर रहा है, प्रत्यक्ष लड़ रहा है लोकतंत्र के लिए, भाईचारे के लिए, ऐसे युवाओं को से ही हम बात करें, उनकी बातें सुने, ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगी, जिसे पढ़कर मैं गांधी जी के विचारधारा के साथ जुड़ी। मैं इस कहानी से बहुत प्रभावित हूँ। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, आप लोग वाकिफ़ होंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 और 22 का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उस दौरान ब्रिटिश राज बिल्कुल टूट चुका था, उसका सिस्टम टूट चुका था और उनकी पावर धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। अंग्रेज़ बोरिया बिस्तर बांधकर भागने का सोच रहे थे। साथियों, हम लोग देश 2 कदम के दूरी पर था आज़ादी प्राप्त करने के। 1922 में चौरी चौरा में वो घटना हुई जहां क्रोधित भीड़ ने 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था। और इस कहानी के 2 पन्ने हैं। जब क्रोधित भीड़ के बारे में बात करें, वो लोग भी
हिंसा के अत्याचार से गुजर चुके थे और उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया, जो गांधी जी के विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था। तो आप सोचिए गांधी जी ने उस वक्त क्या किया होगा, क्या फैसला लिया। हम सबको पता है कि गांधी जी ने उस वक्त नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। उन्होंने आंदोलन रोक दिया था। वो शांत हो गए थे, बिल्कुल वो मौन व्रत धारण कर लिए थे। और उस वक्त सारे देशवासी बहुत गुस्से में थे, गुस्से के आग में खौल रहे थे वो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांधी जी तो देशद्रोही निकले, उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें यहाँ तक ब्रिटिश एजेंट भी कहा गया है। सोचिए किस किस तरीके के आरोप लगे गांधी जी पर। लेकिन गांधी जी शांत रहे और उस वक्त देशवासियों का ऐसा था कि चाहे किसी भी हालत पर आज़ादी प्राप्त करनी है, हिंसा का अगर हिंसा के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन आज़ादी प्राप्त करनी है। और गांधी जी की जब वापसी हुई, उन्होंने कुछ शब्द कहे थे जो मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपको कह सकती हूँ कि प्रभावित हूँ उन शब्दों से। मैं हिंसा के हाथों आज़ादी नहीं चाहता, मैं खून के रास्ते से स्वराज नहीं चाहता, मैं ऐसी आज़ादी नहीं चाहता जिसमें इंसानियत मर जाए। साथियों, उस समय गांधी जी की विचारधारा को समझने के लिए देशवासियों को क्षमता नहीं थी और उन्हें कई आरोपों का सामना करना पड़ा। लेकिन गांधी जी की दूरदृष्टि थी, उन्होंने समझ लिया था कि आज़ादी एक पवित्र चीज़ है और उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कोई हिंसा का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अहिंसा के रास्ते इस पवित्र आज़ादी को प्राप्त करना था। और उसी तरीके से उन्होंने आने वाले हज़ारों साल तक हमारे भारत के सभ्यता को जीवित रखने का रास्ता अपनाया। साथियों, मैं जब भी इस कहानी से रूबरू हुई, तब से मैंने कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाने का प्रयास किया और मैं उनकी विचारधारा को मानती हूँ, क्योंकि आप इतिहास में ही जाकर देख लीजिए, आप पलट कर देखिए, इजराइल गाज़ा का आप देख लीजिए युद्ध 70 साल हो गए, लेकिन अभी भी लड़ रहे हैं और समाधान नहीं मिला। उसी तरीके से अफ्रीकन नेशन ने भी आज़ादी प्राप्त की थी, लेकिन आज भी युद्ध में उलझ रहे हैं वो लोग। तो साथियों, वही भारत ने एक हिंसक रास्ते को नहीं अपनाकर अहिंसा के रास्ते आज़ादी प्राप्त की थी और ये गांधी जी की देन थी हमें कि आज उस वक्त हमें अहिंसा, सत्य और प्रगतिशील आज़ाद भारत प्राप्त हुई थी। आपण कॉन्स्टिट्यूशनल मोरॅलिटी संविधान आपलं राहू शकतं का या प्रश्नाकडे मी जेव्हा जातो तेव्हा आजही आपल्या लक्षात येईल की ह्याच्यात पुन्हा ह्या विचार करताना मर्यादा येणारच आहे। म्हणजे असं की आज सकाळचं आजच्या दिवसाचं फ्रंटलाईनमधलं अनिल तेलतुंबड्यांचं आर्टिकल आहे, त्यांच्या मते दलित समुदायाने संविधानाला जितकं डोक्यावर घेतलं आणि सर्वांनीच घेतलं तितकं त्या दलितांसाठी काहीच नाही। संविधान हे अत्यंत अपुरं एक डॉक्युमेंट आहे अशा अंगाने त्यांनी मांडणी केलेली आहे आणि आजच्याच वर्तमानपत्रात जे UGCने नवीन रेग्युलेशन आणले ज्याच्यात त्यांनी डिस्क्रिमिनेशन थांबवण्यासाठी इक्विटी सेल बांधा, त्याच्यात त्यांनी OBCना इन्क्लूड केले, अशा प्रकारचं त्याला इथल्या सवर्ण उच्चवर्णीय लोकांकडून होणारा विरोध आणि त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्देश याचीही बातमी। म्हणजे आजही आपण किती मोठ्या दोन भिन्न टोकांवरनं या समाजाकडे पाहतो आणि जर आपण त्या एकेका दृष्टिकोनातूनच पाहत राहिलो तर या समाजातली दरी जी वाढलेली आहे ती कमी कोण करणार आहे? ती जातींमधली दरी आहे, ती हिंदू मुस्लिम दरी आहे, ती स्त्री पुरुष दरी आहे, ती उच्चवर्ग निम्न वर्गातली दरी आहे, तथाकथित मध्यम वर्ग आहे जो खऱ्या कुठल्याही अर्थाने मध्यम वर्ग नाहीच आहे। मंगळाकडे मध्यम वर्ग इकॉनॉमिकली आहेत की नाही हा वेगळा प्रश्न,
पण ह्या दर्या का बुजवण्यासाठी कोण काम करणार आहे? आपापल्या लेन्समधनं, मार्क्सिस्ट असेल, आंबेडकराईट असेल, फेमिनिस्ट असेल, ही असेल, त्या लेन्समधनं जगाकडे पाहण्याची दृष्टी आपण ती काही चुकीची दृष्टी आहे असं नव्हे, त्या दृष्टीतनं आपण पाहतोच आहोत जगाकडे आणि त्या आधारे आपण अधिकाराची भाषा बोलतो आहोत, ते सगळं बरोबरच आहे. पण त्याच जोडीला एक अस्मितेची भाषा आपण बोलतो आहोत, एक अस्मितेचंही राजकारण उदयास येतं. त्याच्याकडे आपण कसं बघणार आहोत? जर आपण गांधींना सोडून दिलं तर त्या अस्मितेच्या राजकारणातून निर्माण होणारी जी दरी आहे ती आपण कशी दूर करणार आहोत, हा एक मोठा प्रश्न माझ्या पुढे निर्माण झाला. त्याचला जोडून एक आकांक्षांचं राजकारण. त्या आकांक्षा पुन्हा दोन प्रकारच्या. एक राजकीय आकांक्षा आहे, जिथे सर्वांना राजकीय सत्तेत वाटा हवा, जी काही चुकीची मागणी नाही. आपल्याला त्याला संवैधानिक मूल्यांच्या आधारेही उत्तर द्यावं लागणार आहे. पण त्याचबरोबर ह्या आकांक्षा वर्गीयसुद्धा आहे. त्या आकांक्षा मला अपवर्ड मोबिलिटी हवी ह्या दृष्टीने आहे. त्या कमीत कमी काळात पैसे मिळवण्याच्याही आहेत, त्या पैशांच्या आर्थिक सुबत्तेच्याही आहेत. आणि जो वर्ग हलाखीत आहेत त्याला त्या असण्याचंही काही आपण वावगं मानलं नाही पाहिजे त्याला. पण एवढ्या सगळ्या लोकांच्या आकांक्षा जर त्याच भांडवलशाहीने दाखवलेल्या स्वप्नातनं पूर्ण करणार असू तर त्या पुऱ्या पडणार नाही आहे, ते ऑब्व्हियस आहे. म्हणजे त्याच्यात काही वेगळं मोठं गणित मांडायची गरज नाही, हे सुद्धा आपल्याला कळलं पाहिजे. तर हे सगळं आपण प्रश्न गांधींना दूर ठेवून नाही पूर्ण करू शकत असं मला आज वाटतं. आणि त्या दृष्टीने मला असं वाटतं की आपण इथून पुढे काय करता येईल, ह्यात गांधींचा ही जी दृष्टी आहे, जी संविधानिक मूल्यांची इथली रुजवण करण्यात त्यांनी जी शक्ती खर्च केली आणि एका मोठ्या समुदायाला आत्ता चौरी चौराचा उल्लेख नक्की केला. म्हणजे चौरी चौरा मागे काय घेतलं, कारण त्यांना लक्षात आलं की आपण जे म्हणतोय त्यासाठी इथला समाज तयार नाही. जोपर्यंत इथला समाज तयार नाही तोपर्यंत मी हे आंदोलन पुढे नेऊ शकत नाही. हे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी चौरी चौरा आंदोलन मागे घेतलं. आणि तोपर्यंत त्यामुळे आजच्याही राजकारणात मला असं वाटतं की जोपर्यंत आपण हे लक्षात घेत नाही की हा समाज त्या दृष्टीने तयार होत नाही, जमीन तयार होत नाही, तोपर्यंत आपण राजकारण ते आत्ता पुढे न्यायला असमर्थ ठरतं. त्यामुळे चहूबाजूंनी असं आपल्यावर आक्रमण होतं आणि आपण असे गोंधळलेल्या स्थितीत त्याकडे बघतो. ही सर्वच पुरोगामी उदारमतवादी पक्षांची आणि जनतेची अवस्था झालेली आहे. बहुत सारे लोगों को देश में ये पता ही नहीं कि आज़ादी हम लगभग खो चुके. वो सिर्फ पेपर पर है, सिर्फ जो भाषण दिए जाते हैं उनमें है. आज़ादी तो कहीं दिखाई नहीं देती है. उपनिवेशवाद, गांधी जी लड़े ब्रिटिशों के उपनिवेशवाद के खिलाफ. आज हम जो देख रहे हैं वो एक अलग तरह का उपनिवेशवाद है, जिसे आप हिंदुत्ववादियों का उपनिवेशवाद कह सकते हैं. ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव जो थी वो डर. आज जो हिंदुत्ववादियों का उपनिवेशवाद है उसकी भी जो नींव है वो भी डर है. सिर्फ ये उपनिवेशवाद के साथ फिर आ जाता है और एक बात, कॉरपोरेट हिंदुत्व. आज जो हम देख रहे हैं वो प्योर कैपिटलिज्म, भांडवलशाही नहीं है. ये एक अलग ही तरह का कैपिटलिज्म हम देख रहे हैं. तो समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी है हमारे सामने और उसका सामना भी करना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि गांधी जी अगर आज होते तो वो पहले कांग्रेस की सदस्यता फिर से ले लेते. ये सही बात है. अभी बात ऐसी है कि ये बातें आम आदमी को समझ में नहीं आ रही. जैसे हमारे वक्ताओं ने कहा और उपस्थित लोगों ने भी कहा कि नागरिक तो अभी बचे नहीं हैं, नागरिक को लाभार्थी बनाया गया है. मैं तो कहूँगा कि नागरिकों को प्रजा बनाया गया है और नागरिक नहीं रहे और प्रजा की भांति वो अपना आका ढूंढ रहे हैं आजकल, अपना राजा ढूंढ रहे हैं जिस पर वो पूरी तरह विसंबित रह जाए. श्रम की महिमा को जानबूझ के ख़त्म करके जी राम जी जैसा बिल लाया जा रहा है कि हम आपको दे देंगे, आप हमारी दया पर जिए और हमें दुआएं दें. ऐसी परिस्थिति आज हो गई है. और ये जो हिंदुत्ववादियों का उपनिवेशवाद है ये छद्म रूप में लोगों के सामने आया है. लोग उसे उसका असली रूप पहचान भी नहीं पा रहे हैं. तो ये सबसे बड़ी समस्या है. तो आज फिर एक आज़ादी की लड़ाई की गूंज सुनाई देनी चाहिए. ये एक नई आज़ादी की लड़ाई होगी जो सबसे पिछले लड़ाई से भी ज़्यादा चैलेंजिंग है, आह्वानात्मक है.
और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो निमिष और जीनत ने वो रास्ता दिखा दिया है। हमें अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ करना है, पर ये बात भी सामने रखनी है कि कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं किसी भी राजकीय पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर कांग्रेस की एक विचारधारा है। और निमिष से मैं चर्चा कर रहा था, उसने एक वाक्य कहा कि कांग्रेस को लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को कांग्रेस की ज़रूरत है। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात यानी ये जो डर है, ये हमें हमारे मन से निकाल देना चाहिए। और गांधी जी इस हिम्मत के साथ ब्रिटिशों से लड़ सके, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अपने डर पे पूरी तरह विजय पा लिया था। वो तो अपनी जान हथेली पे लेकर ही काम करते थे, और उन्हें जिस तरह की शहादत हासिल हुई वो इतनी नाट्यपूर्ण है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद गांधी जी को इससे बेहतर मृत्यु तो मिल ही नहीं सकती। और जो उनकी हत्या के पीछे साजिश रच चुके थे उनके नेता, वो अपने कविता में लिखते थे, भाषणों में कहते थे एक ज़माने में कि मैं शत्रु को मारते मारते मर जाऊंगा। गांधी जी ने कहा था आखिरी दिनों में कि मैं बीमार होकर, पैरालाइज होकर मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना कर्तव्य करते हुए मरना चाहूँगा। और जो गांधी हत्या के साजिश में शामिल थे, वो स्वातंत्र्य वीर जिन्हें कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, उनका मृत्यु कैसा हुआ वो भी आप सोचिए। उन्होंने अनशन किया बेड पर लेटकर। तो ये बात भी समझिए कि नियति भी एक नाट्यपूर्ण नियति है कि जिसे इस इंसान ने डरपोक कहा और क्या क्या कहा, वो आदमी एक क्रांतिकारी के भांति छाती पर गोली झेलकर शहीद हो जाता है। और जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि भाई मैं शत्रु को मारते मारते, दुश्मन को मारते मारते मर जाऊंगा, वो आखिरी में ज़िंदगी से उकता कर अनशन करके मर गए। तो ये तो नियति की नाट्यपूर्णता है। गांधी जी की शहादत हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। और गांधी जी ने जाते जाते ये भी कहा था कि शायद प्यारेलाल जी से ही कहा था कि मेरे जैसा इंसान फिर से पैदा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं, पर मैं सब में आने वाली पीढ़ियों में मेरा एक अंश छोड़कर जाने वाला हूँ। मैंने आज वो अंश देखा निमिष में और जीनत में, वो अंश हम सब में है। उस अंश को हमें पहचानना होगा। डर को दूर करके हमें इस नई आज़ादी की लड़ाई में कूदना ही होगा। उसके लिए शायद हमें बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़े, पर वो करने की हिम्मत हमें दिखानी ही होगी। यह कर मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बीच में कई मेहमानों ने समाज में फैल रही नफरत के साथ ही राजनीतिक हालात पर भी अपने विचार रखे। आणखी त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण इथे इस कार्यक्रम का संचालन श्री दिनेश राणे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्री बजरंग सोनावने ने सभी मेहमानों का आभार प्रकट किया। मुंबई सर्वोदय मंडल में आयोजित इस कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर बापू के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी गई और कार्यक्रम का समापन बापू के मशहूर गीत रघुपति राघव राजा राम से किया गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।